अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स में एम्फोटेरेसिन बी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को, और अब इसके बाद जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें हम अलग अलग ड्रग को अलग अलग वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं एम्फोटेरेसिन बी की तरफ। लेट मी राइट एम्फोटेरेसिन बी। सबसे पहले एम्फोटेरेसिन बी जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स हैं। इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग का क्या मतलब है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम इसको इसलिए कहते हैं कि इट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट सो मेनी फंगल इन्फेक्शंस एंड फंगल स्पीशीज़। ये बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस और फंजाई के जितने भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनके अगेंस्ट ये इफ़ेक्टिव हैं, जिसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसको ये डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट्स द रीज़न वाई वी आर कॉलिंग इट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स। सेकेंड पॉइंट, सोर्स। अब एम्फोटेरेसिन बी को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? हम एम्फोटेरेसिन बी को कहां से आइसोलेट करते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया का एक जेनरा है जिसके एक स्पेसिफिक स्पीशी है जिसका नाम है, उस स्पीशी के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। तो इसी बैक्टीरिया से हम एम्फोटेरेसिन बी को ऑब्टेन करते हैं। तीसरी चीज़, केमिस्ट्री। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? अब केमिकली हम इसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। एम्फोटेरेसिन बी को केमिकली पॉलीइन्स मैक्रोलाइड कहते हैं। पॉलीइन्स, लेट मी राइट, पॉलीइन मैक्रोलाइड। आपने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ANE हम सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं, ENE हम डबल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं, YNE आयन जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है अल्केन है, जबकि यहाँ पे अल्कीन है, और थर्ड नंबर पे अल्काइन। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसकी नेम में हम इन का वर्ड हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं इन, इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब कितने पाए जाते हैं वो यहां पे आप देख सकते हैं। इन, पॉलीइन मीन मैनी, सेवरल या मैनी। इन का मतलब है डबल बॉन्ड। जबकि आप यहां पे देखें मैक्रोलाइड का वर्ड भी यहां पे लिखा हुआ है। मैक्रोलाइड का मतलब है कि इसके अंदर एम्फोटेरेसिन बी के स्ट्रक्चर के अंदर एक लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग पाई जाती है। एक लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग मौजूद होती है जो कि 12 या 12 से ज़्यादा मेंबर्स पे मुश्तमिल हो सकता है। लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग कंसिस्ट ऑफ 12 और ग्रेटर देन 12 मेंबर्स। अब यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी स्केच ड्रा करता हूँ कि केमिकली किस तरह इसको हम पॉलीइन्स और मैक्रोलाइड वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसी तरह है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है,
इसके अलावा यहाँ पे भी आपको OH ग्रुप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे OH हैं, यहाँ पे OH हैं, इसी तरह यहाँ पे OH हैं। और यहाँ पे आप देख ले कि दिस इज़ हाइड्रोक्सल साइड, दिस इज़ द हाइड्रोक्सल चेन इज़ वाटर सॉल्युबल साइड, वाटर सॉल्युबल साइड। जबकि आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, सेवरल डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं इस साइड पे, इस वजह से हम इसको पॉलीईन्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक बड़ी इलेक्ट्रॉन रिंग है जिसको हम मैक्रोलाइट कहते हैं। इस साइड को हम अर्गोस्टिरोल बाइंडिंग साइड कहते हैं, अर्गोस्टिरोल बाइंडिंग साइट, जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, फोबिक साइड है, या इसको हम लिपोपिलिक भी कहते हैं, लिपोपिलिक साइड। तो यहाँ से आपको होप्स हो के क्लियर हो चुका होगा कि हम इसको क्यों केमिकली पॉलीईन्स मैक्रोलाइट कहते हैं। अब चलिए चलते हैं फार्माकोडायनामिक की तरफ। फार्माकोडायनामिक, या आप हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एम्फोटेरेसिन किस तरह, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है और किस तरह ये फंजीस्टैटिक या फंजीसाइडल इफेक्ट को कॉज करता है। एम्फोटेरेसिन भी याद रखिएगा कि दिस हैव फंजीस्टैटिक, नॉट अ फंजीस्टैटिक इफेक्ट, इट हैज़ अ फंजीसाइडल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इट हैज़ अ फंजीसाइडल इफेक्ट। तो इसकी अब वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, लेट सपोज मैं स्केच के फॉर्म में ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। दिस इज एम्फोटेरेसिन बी, ये जाके बाइंड होता है किसके साथ, एर्गोस्टिरोल ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये एम्फोटेरेसिन जाके फंगल के सेल मेम्ब्रेन में, जो कि एक स्पेसिफिक काइंड का, एक स्पेसिफिक टाइप का एर्गोस्टिरोल पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल पाए जाते हैं, लेकिन वो होता है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टीरोल पाए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक काइंड है और उसको हम कहते हैं एर्गोस्टिरोल। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एम्फोटेरेसिन बी को अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट नहीं करता, उसके साथ बाइंड नहीं होता, क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टिरोल मौजूद नहीं है और फंगल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टिरोल मौजूद है। तो इसी वजह से ये जाके फंगल के सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड होगा। इससे होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग वेल प्रोड्यूस पोर्स, होल्स, या कह लीजिए चैनल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। ये फंगल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख पैदा करेगा, होल्स प्रोड्यूस करेगा, चैनल्स बनाएगा। और जब आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के अंदर चैनल्स प्रोड्यूस हो जाए, सुराख प्रोड्यूस हो जाए, तो क्या होगा, उस चीज़ के अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकता है और बाहर से कोई चीज़ अंदर फ्रीली आ सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, दिस इन टर्न विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। फंगल सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, उसकी ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज कर देगा। अगर उसकी ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज कराएगा ये एम्फोटेरेसिन बी, तो क्या होगा, फंगल सेल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि फंगल सेल की सर्वाइवल के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, उसकी सर्वाइवल के लिए लाजमी है, वो चीज़ें अगर फंगल सेल से इन चैनल्स के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलेगी, तो क्या आपको लगता है कि फंगल की जो सेल होगी वो इंटैक्ट रहेगी, क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी? तो ऑब्वियसली अगर फंगल सेल से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर चैनल्स और होल्स के थ्रू निकल जाते हैं, तो फंगल की सेल क्या होगा,
वो डेड हो जाएगा, वहाँ पे फंजिस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, दिस in turn will lead to increase leakage of क्या, of intracellular components। अगर फंगल सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, परमेबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, लीकेज इंक्रीज होती है। लीकेज से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। जब वो बाहर निकल जाती हैं तो फंगल की जो सेल है वो डेड हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखें फंजीसाइडल इफेक्ट जो है वो शो हो जाएगा। एंड दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरेसिन। दिस इज हाउ द एम्फोटेरेसिन इज गोइंग टू वर्क ऑन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो है वो है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक में आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन एब्जॉर्प्शन, वो भी एब्जॉर्प्शन भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। कि ड्रग किस रूट के थ्रू हमने किस रूट के थ्रू कि हमने ड्रग को किस रूट के थ्रू देना है, एडमिनिस्टर करना है, और ये कहाँ से इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके अलावा ये अगर एब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, फिर वो ड्रग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट, किन किन साइट्स के किन किन टिश्यूज़ में ये वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कहाँ पे ये मेटाबोलाइज होगा। और चौथी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है कि किस जगह से वो फिर बॉडी से एक्सक्रीट होगा और एलिमिनेट होगा। तो ये 4 चीज़ें आपने किसी भी फार्माकोकाइनेटिक के हवाले से याद रखने हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी चीज़ जो कि है वो है मेटाबॉलिज्म, और चौथी चीज़ है एलिमिनेशन। तो जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिस्टेमिकली स्लो आईवी इन्फ्यूजन। हम एम्फोटेरेसिन बी को सिस्टेमिकली आईवी इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू इन्फ्यूज कराते हैं। द रीज़न इज़ कि ये ओरली हम इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, ये गट से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि एम्फोटेरेसिन बी इज़ वाटर इनसॉल्युबल। अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो ये किस तरह गट से फिर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो द रीज़न इज दैट्स द रीज़न वाई वी आर गिविंग इट सिस्टेमिकली, क्योंकि ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। हम इसको इसलिए सिस्टेमिकली देते हैं। तो लेट मी राइट नो ओरल एब्जॉर्प्शन। अब यहां पे आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट आपने यहां पे याद रखना है बट नो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस, नो प्लेसेंटा। तो यहाँ इसका मतलब है नो प्लेसेंटा, मीन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जो सीरम बाइंडिंग वो है 90%, ये 90% सीरम बाइंडिंग है। इसकी जो सीरम के साथ बाइंडिंग है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 90। तो इट्स मीन कि इसकी प्रोटीन बाउंडिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, 90% है। इसके अलावा 2 to 3% ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक भी चला जाता है, लेकिन 2 to 3%
कॉपी नहीं है कि किसी भी फंगस को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसी वजह से अगर मैंने फंगल मेनिंजाइटिस है किसी भी पेशेंट को, तो उसको हम एम्फोटेरेसिन बी से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम सिस्टमिकली देते हैं तब हम इंट्राथीकल इंजेक्शन लगाएंगे। सर में जो मेनिंजेस हैं, जो कि मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जितने पर्दे हैं, जितने मेम्ब्रेन्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन हैं, उन मेम्ब्रेन में हमने इंट्राथीकल इंजेक्शन लगाना है, तब जाके वहाँ की जो फंगल इन्फेक्शंस होगी वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से हम उसको प्रेफर नहीं करते मोस्टली। मेटाबॉलिज्म आपने याद रखनी है कि ये हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती हैं, हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन इसकी यूरिन के थ्रू होती हैं, यूरिन, एंड मोस्टली अ लिटिल बिट बाइल के थ्रू भी ये एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। अब चलते हैं क्लिनिकल यूजेस की तरफ। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एम्फोटेरेसिन बी। अब एम्फोटेरेसिन बी को हम क्लिनिकली कहाँ पे किस किस इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, कौन से कंडीशन में हम एम्फोटेरेसिन बी को क्लिनिकली यूज़ करते हैं, तो आप याद रखिएगा। क्लिनिकल यूजेस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप सिस्टमिक माइकोसिस की एक वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ पे आपने ज़रूर देखना है इस वीडियो से पहले, ताकि आपको सिस्टमिक माइकोसिस किस फंगस के थ्रू होती है, कौन से फंजाई जो है उस सिस्टमिक माइकोसिस में इन्वॉल्व है, और सिस्टमिक माइकोसिस में पेशेंट को जिसको फंगस के थ्रू कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो वो सारे मैंने उस वीडियो में जाके डिस्कस किए हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट इतना कहूँगा कि एम्फोटेरेसिन बी को हम सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में देते हैं, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में मोस्टली यूज करते हैं सिस्टमिक। और दूसरी चीज, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन अब कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी राइट, सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन जिसको हम डीप फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो है कोसीडियोइड्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, तीसरी चीज है ब्लास्टोमाइकोसिस, चौथी चीज है वो है स्पोरोट्राइकोसिस। तो फंगल इन्फेक्शन में से कोई भी कंडीशन हो, किसी भी फंगस ने इनमें से कोई भी कंडीशन काज किया हो, तो इसमें हम एम्फोटेरेसिन बी को यूज करते हैं। सेकंड चीज, मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस में भी हम एम्फोटेरेसिन बी यूज करते हैं। वो क्या हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं इसमें, क्रिप्टोकोकस एस्परजिलोसिस, और तीसरी चीज कैंडिडियासिस। अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी कंडीशन हो, तो हम इस एम्फोटेरेसिन बी को क्लिनिकली यूज कर सकते हैं। इनिशियली हम किसी भी फंगल इन्फेक्शन में, अगर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा वर्सन हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम इनिशियली एम्फोटेरेसिन बी को ही ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे इंड्यूस करते हैं, क्योंकि एम्फोटेरेसिन बी बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शंस को, फंजाई की कंसंट्रेशन को, उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं एजोल फैमिली के किसी भी ड्रग को फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि ये एक नेप्रोटॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी है लेकिन क्वाइट इफेक्टिव, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग इट एज इंड्यूसिंग एजेंट। एडीआरस की तरफ जाते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडीआरस,
अब एम्फोटेरेसिन बी की कौन कौन से एडीआरस हो सके, तो फर्स्ट नंबर पे आपने याद रखना है इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी। इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी में क्या होता है आपको पता है, फीवर, सेकंड पे चिल्स, वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन, शॉक जिस तरह लगती है पेशेंट को। अगर आप चाहते हैं कि ये एडीआरस बहुत ज़्यादा है, अगर ये एडीआरस बहुत ज़्यादा सेवेयर है, अगर आप चाहते हैं कि इनके एडीआरस इन पे काफ़ी हावी हो रहे हैं, तो आप उसको कम करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं, प्री मेडिकेशन के तौर पे आप एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, आप दे सकते हैं एंटीहिस्टामीन्स, आप दे सकते हैं क्या है यहाँ पे, हाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आप स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं इन एडीआरस को कम करने के लिए, इन्फ्यूजन रिलेटेड एडीआरस को कम करने के लिए आप ये चीज़ें एज अ प्री मेडिकेशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यहाँ पे है रीनल टॉक्सिसिटी लिख देते हैं, रीनल टॉक्सिसिटी। रीनल टॉक्सिसिटी में क्या होता है, क्रिएटिनिन के लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम जितने भी मिनरल्स है इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, इनकी जो क्वांटिटी है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, बॉडी से इसकी क्रिएशन बहुत तेज़ हो जाती है। इसी वजह से हमको देखना होगा, स्ट्रिक्टली हम मॉनिटर करेंगे मैग्नीशियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को। अगर कोई भी पेशेंट एम्फोटेरेसिन बी क्रोनिकली यूज़ कर रहा है तो हमें इन वैल्यूज़ को, मैग्नीशियम और पोटाशियम की वैल्यूज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने होंगे। और इसके अलावा एजिटोमिया जो है, इसमें एजोटीमिया आपको अपेयर होगी और इसके साथ साथ ये वर्सन हो जाएगी, वर्सन विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। अगर कोई और भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग आप यूज कर रहे हैं जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, साइक्लोस्पोरिन्स, इसी टाइप के अगर आप ड्रग यूज करेंगे तो इससे रीनल टॉक्सिसिटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा सोल्यूशन आप इसका क्या है, आप क्या कर सकते हैं रीनल टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, आप लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं, सोमल एम्फोटेरेसिन बी फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल सलाइन जो है वो इन्फ्यूज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। तो यही आप कर सकते हैं। अगर इसके एडीआर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आप ये सॉल्यूशंस है इसकी, तो आप सॉल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। दीज आर solutions of ADRs. This is solution. अब इसके अलावा फॉर्मुलेशन इसकी, ये चूंकि वाटर इनसॉल्युबल है तो इसी वजह से हम इसको अगर इंजेक्शन आप भी लगाते हैं तो सस्पेंशन के फॉर्म में आप लगाएंगे, कोलाइडल सस्पेंशन के फॉर्म में, या इसके अलावा आप इसको लिपिड्स के साथ एसोसिएट करते हैं, लिपिड के साथ उसकी आप फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसको हम लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी कहते हैं। तो आप अगर वो भी बनाएंगे तो इससे काफ़ी सारी इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट तरीके, लेकिन लिपिड एसोसिएटेड जितने भी एम्फोटेरेसिन बी हैं लाइपोसोमल वो बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव है, दैट्स द रीज़न वो हम मोस्टली, और एक है कन्वेंशनल एम्फोटेरेसिन बी। तो ये इनकी फॉर्मुलेशंस है। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई सजेशन है तो kindly let me know in the comment section, and till then do subscribe my channel and take care. Thank you.